थ्योरी कर रहे हैं। बजटिंग की कंप्लीट थ्योरी चैप्टर फर्स्ट से लेके बिल्कुल आखिरी जो अपना मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के बजट वाली भी थ्योरी है, गवर्नमेंट वाली भी जो थ्योरी है, सारी थ्योरी कवर कर देंगे। जो से चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कर चुके हैं उसकी भी थ्योरी कर रहे हैं, जिसके अंदर कंप्लीटली थ्योरी है वो वाले चैप्टर्स भी कर देंगे। बात समझ आ गई? तो टाइप्स ऑफ बजट पे जाते हैं। आपने चैप्टर कर लिया फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फिक्स बजट कौन सा होता है, तो फिक्स बजट वो होता है जो एक पर्टिकुलर बजट बनाया जाता है एक पर्टिकुलर एजम्पशन पे। फ्लेक्सिबल बजट वो होता है जिसके अंदर काफ़ी सारी एजम्पशंस, काफ़ी ज़्यादा सेल्स के हिसाब से हम अलग अलग बजट बना देते हैं एक ही टेबल के अंदर, ठीक है वुमेन, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है बजट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी हम बजट को अलग अलग वर्गीकरण में बांट सकते हैं। सबसे पहला वर्गीकरण का आधार है टाइम, दूसरा है फंक्शन, तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो चैप्टर है ना फिक्स एंड फ्लेक्सिबल, ये तीसरे क्लासिफिकेशन के बेसिस पे है, जो कि अपना है फ्लेक्सिबिलिटी में फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। समझ आ गया? फर्स्ट और सेकंड नहीं है सिलेबस में। अब सुनो, अगर अपन क्लासिफिकेशन फिर भी देखना चाहें वक्त के आधार पर, तो एक तो हो सकता है दीर्घकाल के लिए, दूसरा होता है लघु काल के लिए, और तीसरा है जो हाल फिलहाल में चल रहा है। तीन तरह से बजट हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म को तो हम बोल सकते हैं जो 3 साल से 5 साल या फिर 10 साल की बात करता है, उसे हम लॉन्ग टर्म बजट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म बजट वो होता है जो 1 साल के अंदर अंदर का बजट होता है, फॉर एग्जाम्पल 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने का, ठीक है। अगर अपन करंट बजट की बात करें तो करंट बजट वो होता है जो आपने 1 हफ्ते, 3 दिन या 1 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने यानी 1 क्वार्टर तक का बनाया। बात समझ आ गई? लॉन्ग टर्म 3, 5, 10 साल, शॉर्ट टर्म हमारा 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 3 महीने के अंदर वाले सारे करंट बजट होते हैं। अगर अपन क्लासिफिकेशन करना चाहें फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर, तो फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर एक तो होता है फिक्स बजट। फिक्स बजट वो होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आपने 80,000 यूनिट्स के एजम्पशन पे उसको किया, बजट बनाया, तो 80,000 के एजम्पशन पे ही चलने दो। उसके बाद में इसकी अगर हम कमियों की बात करें तो सबसे पहली कमी होती है मिसलीडिंग। मिसलीडिंग मतलब धोखा मिलता है। कैसे? आपने बजट बना दिया 80,000 को बेस लेके, लेकिन क्या पता 1 लाख की सेल हो गई हो। डिफरेंस रहता है हमेशा। पॉइंट नंबर सेकंड कहता है इनएडुकेट फॉर कंट्रोल, यानी आप चीज़ों पे नियंत्रण नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि आपने बनाया 80,000 यूनिट्स के बेस पे है, हो 1 लाख की सेल गई, तो आप बजट पे नियंत्रण क्या रखोगे? पॉइंट नंबर थर्ड है लॉजिकल नहीं है भाई। जो असलियत में चल रहा है वो बजट बनाया करो। एक बजट बना के छोड़ दिया, लॉजिकल नहीं है। अगर हम फ्लेक्सिबल बजट की बात करें तो फ्लेक्सिबल बजट एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बनाया जाता है। यानी आपको लगता है कि आपकी सेल 60,000 हो सकती है तो 60,000 पे भी बनाओ, 80,000 हो सकते हैं तो 80,000 पर भी बनाओ, 1 लाख हो सकते हैं तो 1 लाख पर भी बनाओ। तो एक्चुअल डिफर्स फ्रॉम द बजट फ्रॉम बजटेड लेवल, यानी ये इस बजट को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सबको पता है कि जो हमारा एक्चुअल फिगर निकल के आएंगे जब हम धंधा करेंगे वो हमारे बजट से अलग ही निकल के आता है, ठीक है। इसलिए हम अपना फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। तो अब अपन देखते हैं अलग अलग तरीके की लागतें क्या होती हैं, जिसको हम कॉस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहली तो है फिक्स्ड लागत, दूसरी है वेरिएबल लागत और तीसरी है सेमी वेरिएबल लागत। फिक्स्ड लागत वो होती है, एक सेकेंड, फिक्स लागत वो होती है जो कभी भी आपकी एक्टिविटी के हिसाब से बदलती नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आपकी एक्टिविटी के हिसाब से बदलती है, ये शून्य भी हो सकती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसमें इन दोनों के गुण पाए जाते हैं, फिक्स और वेरिएबल के। तो अगर सेमी वेरिएबल की मैं वो फॉर्मूला की बात करूं तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है? जो टोटल कॉस्ट में जितना भी डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आउटपुट से के डिफरेंस है। इसका अपने एक एग्जांपल किया था, उस एग्जांपल में ऐसे एक टेबल बना हुआ आया था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे करके अलग अलग डाटा दे रखा था। हमने 2 डाटा को माइनस किया था और इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया था। ऐसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकलती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम एक स्टैटिस्टिकल डायग्राम से भी बना सकते हैं। उसको समझो कैसे बनाते हैं। आपने एक डायग्राम लिया, उस डायग्राम पे सारी की सारी कॉस्ट ऐसे ऐसे डॉट 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 लगा दो। बात समझ आई? फिर आप क्या कोशिश करोगे? एक ऐसी लाइन बनाने की कोशिश करोगे जिससे ज्यादातर डॉट मिलते हो। तो वो जो लाइन है वो ही आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट बताती है। ये आपके सिलेबस में क्वेश्चन नहीं आएगा बेसिकली इस पे, ठीक है। तो जैसे अपन ने यहाँ पे देखा, आपने सारी की सारी कॉस्ट के अलग अलग डॉट्स बना दिए। उन डॉट्स में से ये देखने की कोशिश करी सबसे ज्यादा मैच कहां से कर रहा है, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जनरली कभी भी जीरो नहीं होती क्योंकि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट का एक लक्षण पाया जाता है। आगे बोला मेथड ऑफ ली स्क्वायर। मेथड ऑफ ली स्क्वायर मैं समझा देता हूं, लेकिन इस पे क्वेश्चन आने के भी चांसेस कम है, बस इसका मतलब समझा देता हूं। इसको समझाने से पहले ना एक कंसेप्ट याद दिलवाता हूं। तुमने क्लास 10th की मैथ्स में लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी, जब अपन लाइन की इक्वेशन पढ़ते थे,
ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल होते थे एक्स और वाई, याद आ गया? वो लाइन की इक्वेशन यही तो है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। समझ आ गई? तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज करते थे अपन, जो फॉर्मूला लिखाता था अपन को सर, कि फॉर्मूला लिखो सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए बी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स बी एक्स स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले लिखवाता था, फिर सर बोलते थे इसको इक्वेशन 1 का नाम दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दो, सारी वैल्यूज इन दोनों में पुट करो, काटा पीटी करके आपको फाइनल इक्वेशन निकल के आती थी। कुछ याद आ रहा है? लीनियर इक्वेशन का ये लीनियर इक्वेशन है जिसको अपन लीस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं फ्लेक्सिबल बजट को। अगर डिटेल में पढ़ें तो फ्लेक्सिबल बजट एक ऐसा बजट है जिसमें कई सारे फिक्स बजट को समावेश कर दिया जाता है। 60,000 वाला फिक्स बजट, 80,000 वाला फिक्स बजट, 1 लाख वाला फिक्स बजट, तीनों को मिक्स कर दो, फ्लेक्सिबल बजट बन गया। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, अलग अलग जो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है ना, यानी जो ऑप्शंस हैं, उन सारे ऑप्शंस को इसमें समावेश कर दिया। 60 वाला, 80 वाला, 1 लाख वाला, सारे ऑप्शंस को मिक्स कर दिया। इसकी अगर अपन महत्व, उसको फीचर्स यानी लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला है ये अलग अलग हमारी गतिविधि के हिसाब से अलग अलग बजट को दर्शाता है। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है डायनामिक बेसिस। डायनामिक का मतलब होता है ये बदलाव के हिसाब से बदलाव भी शो करता है। जैसे अगर आपकी यूनिट 60,000 है तो भी आपके पास डाटा पड़ा है, 80,000 होगी तो भी आपके पास डाटा पड़ा है। पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है टेलर मेड फॉर एनी एक्टिविटी। टेलर मेड का मतलब होता है आप चाहो तो उसको कैसे भी चेंज कर सकते हो अपनी गतिविधि के हिसाब से। अगर आपकी गतिविधि 1,20,000 हो जाए तो आप 1,20,000 पे बना दोगे। पॉइंट नंबर फोर्थ कह रहा है कॉस्ट बिहेवियर बताता है। कॉस्ट बिहेवियर बताता है यानी हमारी लागत में बदलाव क्या आ रहा है हमारी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। 60,000 में जो लागत आएगी आपको 80,000 की भी लागत दिखेगी, आपको 1 लाख की भी लागत दिखेगी। अब इन सारी लागतों से हमें पता लग जाता है कि हमें कौन सा बजट यानी कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। एक एग्जांपल याद दिला रहा हूं, अपन ने एक इलस्ट्रेशन किया हुआ है जिसमें अपन हर एक्टिविटी पे लागत निकालते थे, फिर उसमें से सेल माइनस करते, मतलब सेल में से लागत माइनस करते थे, प्रॉफिट निकालते थे, फिर अपन बताते थे कि कितना आउटपुट देना चाहिए उसको। याद आ रहा है? तो ये उसकी बात कर रहा है कि हमें कॉस्ट के बिहेवियर का पूरी तरीके से पता लग जाता है। अगर अपन फ्लेक्सिबल बजट की बात करें तो हमें कहां कहां पर फ्लेक्सिबल बजट अप्लाई करना चाहिए। हमें सबसे पहले ऐसी जगह पे अप्लाई करना चाहिए जहां पे आपको पता ही नहीं लग पा रहा कि सेल कितनी हो जाएगी। तो ऐसी जगह पे जहां पे अनस्टेबल है आपकी सेल, उस जगह पे फ्लेक्सिबल बजट लगाओ। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है जहां पे आपको पता नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा कितना, वहां पर भी फ्लेक्सिबल बजट लगाओ। पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है जहां पर भी आप कस्टमर के टेस्ट और फैशन से अफेक्ट हो रहे हो, यानी कस्टमर अपना मन मर्जी के हिसाब से चलता है, तो ऐसे केस में आप कस्टमर का कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते कि आपकी सेल कितनी होगी, वहां पे फ्लेक्सिबल बजट लगाओ। पॉइंट नंबर फोर्थ कह रहा है प्रेजेंस ऑफ की फैक्टर्स। प्रेजेंस ऑफ की फैक्टर यानी आपको लग रहा है कि मेरे को फिक्स कॉस्ट कम रखनी है, तो आप अलग अलग बजट लगाओगे, देखोगे कि क्या पता हमारी फिक्स कॉस्ट कम हो जाए। मे बी क्वेश्चन के अंदर ऐसा दे रखा हो, वरना आप वेरिएबल कॉस्ट तो पक्का चेंज करने की कोशिश करोगे। अब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि हम दो बजट के अंदर कंपेयर कर पाते हैं, 60,000 की वैल्यूज में और 80,000 की वैल्यूज में कंपेयर कर पाते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहे हैं इफेक्टिव प्लानिंग। आप नियोजन अच्छा कर सकते हो कि हमें प्रोडिक्शन कितना करना है। पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है कंट्रोल अच्छा रख पाते हो आप चीज़ों पर। और पॉइंट नंबर फोर्थ कह रहा है हमारे प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? क्योंकि आप कंपैरिजन करके प्रॉफिट निकाल पा रहे हो हर किसी का। ठीक है, इसके साथ आपका चैप्टर नंबर सेकंड की थ्योरी हो गई। ठीक है, अब अपन जाते हैं टाइप्स ऑफ बजट, चैप्टर नंबर थर्ड पे, जो हमारा फंक्शनल और मास्टर बजट है। इसकी मैं एक बार समरी में थ्योरी दे देता हूँ। फंक्शनल बजट आपको ये बोलता है कि कंपनी के अंदर अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे कि सेल हो गया, परचेज हो गया, आउटपुट हो गया, ऐसे करके इन अलग अलग फंक्शंस के अगर बजट बनाए जाते हैं तो उसे फंक्शनल बजट बोलते हैं। इन सारे बजट को जब अपन मिक्स करके एक बजट बनाते हैं तो हम उसे मास्टर बजट बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल बजट में यही बोल रहा है कि फंक्शनल बजट में बी डिफाइंड एज बजट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर एप्रोप्रिएट टू और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन। यानी फंक्शनल बजट वो होता है जब आपने एक पर्टिकुलर फंक्शन को मद्देनजर रखते हुए अपना बजट बनाया। एग्जाम्पल, आपने सेल फंक्शन को मद्देनजर रखते हुए अपना बजट बनाया। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। समझ आ रहा है सारा? किया भी हुआ तुमने? अभी आएगा, वो भी आएगा, सारा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन फंक्शनल बजट को दो तरीके से बना सकते हैं, या तो प्रोग्राम या एक्टिविटी के बेस पे, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे। तो प्रोग्राम या एक्टिविटी बजट ये बोलता है दिस स्पेसिफाइज द ऑपरेशन और द फंक्शंस टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग द नेक्स्ट बजट पीरियड। इसका मतलब ये है कि हम आने वाले टाइम में क्या क्या काम करेंगे, उन हर काम के अलग अलग बजट बना दो।
तो यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से बजट बना रहे हैं अपन, क्योंकि जो काम करते हैं काम को हम इंग्लिश में एक्टिविटी बोलते हैं, तो आपने अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से बजट बनाया। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट। रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट के अंदर लिखा हुआ है दिस बजट स्पेसिफाइज प्लान्स इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उदाहरण के तौर पर अगर मैंने ये बोला कि आकाशदीप तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू पूरे प्रोडक्शन को संभाले, तो मैं एक बजट बनाऊंगा जो आकाशदीप की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी प्रोडक्शन को ही शो करेगा। ठीक है, इसके अंदर ना जिम्मेदारी डाली जाती है। एग्जाम्पल दूं एक इसका, कल हमारे एनुअल फंक्शन हुआ था। एनुअल फंक्शन के अंदर कुछ टीचर्स के पास जिम्मेदारी थी ड्रेसेस लाने की, हर किसी चीज़ की। तो जो टीचर ड्रेसेस लेने जा रहा है, आप खुद बताओ उसके पास बजट होगा कि नहीं होगा? पैसे दे रखे होंगे स्कूल वालों ने, क्या ड्रेसेस की जिम्मेदारी भी उस पर होगी? तो इस तरीके से जो जिम्मेदारी के बेसिस पे बजट बनाया जाता है उसको भी हम फंक्शनल बजट बोल सकते हैं। ठीक है, आगे ही बोल रहा है अंडर फंक्शनल और सब्सिडरी बजट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बजट आर प्रिपेयर्ड, यानी निम्न प्रकार के बजट बनाए जाते हैं, सेल का, परचेज का, कॉस्ट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग का, रिसर्च का। ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं एक कंपनी के अंदर, सेलिंग, परचेज, आउटपुट, रिसर्च। अगर हम फाइनेंशियल बजट की बात करें तो फाइनेंशियल बजट दो तरीके के हो सकते हैं पवित्र। एक तो है कैश बजट। कैश बजट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रोकड़ के अंदर आय और खर्चों को देखते हो। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में ऐसा मेजर खर्चे जो आपने किए, मान लो 10 करोड़ की मशीनरी खरीदी है, ऐसे जो मेजर खर्चे हैं उनके लिए जो सा बजट बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है, तो सेल्स बजट क्या होता है? सेल्स बजट वो होता है जिसके अंदर आप अपनी सेल यानी बिक्री का अनुमान लगाते हो कि आपकी बिक्री कितनी होगी, ऐसे बजट को हम सेल्स बजट बोलते हैं। उसके बाद में अगर मैं फाइनेंशियल बजट हो गया, सेल्स बजट हो गया। सेल्स बजट का फॉर्मूला है होलसेल, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करना, जरूरत नहीं है इसकी। यानी अगर मैं ये बोलूं कि आपके कौन सी जगह पर कितनी सेल हो रही है, मान लो मेरी 3 ब्रांचें हैं, तीनों ब्रांचेस की अलग अलग सेल लिख के मैंने एक बजट बना दिया तो वो सेल बजट बन जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन बजट क्या होता है? प्रोडक्शन बजट आपको ये बताता है कि भविष्य के अंदर आप शायद कितना उत्पादन करेंगे, उसे हम प्रोडक्शन बजट बोलते हैं। उसके बाद में इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, पर बस ये देख लो प्रोडक्शन का एक फॉर्मूला लिख रखा है। प्रोडक्शन का फॉर्मूला तुम्हें मैंने क्लास में न्यूमेरिकल कराते वक्त भी लिखवाया था। प्रोडक्शन इज इक्वल टू आपके पास सेल कितनी होगी उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो और ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो, ये आपका प्रोडक्शन आ जाता है। उसके बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का आपको एक परफॉर्मा दे रखा है आपके नोट्स के अंदर, आप चाहो तो उसको रीड करना, चाहो तो मत करना, परफॉर्मा बनाने को नहीं आते। ठीक है, मटेरियल बजट। मटेरियल बजट के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमने अनुमान लगाया उत्पादन का उसके अंदर हमारा मटेरियल कितना लगेगा। मान लो हमने अनुमान लगाया कि 10,000 शर्ट्स बनाएंगे और हर शर्ट पर 3 मीटर कपड़ा पर लगेगा, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर। प्रीति सोचे 3 मीटर नहीं लगता, ये सोच रही है ना? बताओ यार मैंने तो बताया यार प्रीति की शक्ल देखने वाली थी, जैसे मैंने बोला 3 मीटर कपड़ा फिर सेटल हो गया, सर को क्या ही पता होगा वैसे कुर्ते पजामे ना। हाँ ठीक है, हम कुर्ता बना रहे हैं प्रीति। ठीक है, तो मटेरियल बजट के अंदर हम ये देखते हैं हमारा कितना सारा मटेरियल प्रोडक्शन के अंदर लगेगा। तो देखो ये रिकॉर्ड हुआ देखो इसमें भी ना 2 बजट बताए गए हैं मटेरियल के अंदर। पहला है मटेरियल रिक्वायर्ड बजट एंड मटेरियल परचेज बजट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेना। मैंने मान लो प्रोडक्शन करनी है 10,000 यूनिट्स की, तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ पिछले साल का रॉ मटेरियल पड़ा होगा ना। तो यानी जितना मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम करूंगा और जितना मटेरियल मैं खरीदूंगा, दोनों में डिफरेंस होता है। क्यों डिफरेंस होता है? क्योंकि कुछ पिछले साल का ऑलरेडी खरीदा हुआ रखा है। बात समझ आई? इसलिए मटेरियल के अंदर 2 बजट बनते हैं। एक तो वो है जिसको हम बोलते हैं कि आपको मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है, और दूसरा है कि आपको मटेरियल कच्चा माल खरीदना कितना है। दोनों में फर्क समझ आया? इन दोनों के 2 बजट हो गए। उसके बाद में अपन देखते हैं लेबर बजट, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स बजट। लेबर बजट आपको ये बताता है जो कारीगर आपके पास काम कर रहे हैं उनको कितना खर्चा मांगता है। ठीक है, तो लेबर बजट के अंदर आप फोरकास्ट यानी अनुमान लगाते हो कि आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के लिए कितना खर्चा आएगा, उस अनुमान को आप लिखना शुरू करते हो। 2 तरीके की लेबर होती हैं, एक होती है स्किल्ड लेबर और एक होती है अनस्किल्ड लेबर। तो उसके बेसिस पे ये अनुमान लगा के परफॉर्मा दिखा रखा है, परफॉर्मा करो तो करो, ना करो तो मत करो।
प्रोडक्शन ओवरहेड बजट यानी जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ ऊपर के खर्चे लगते हैं, जिसे हम प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं, उसके हिसाब से जो आप बजट बनाओगे उसको प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, याद आ रहा है एक एग्जांपल जिसमें अपन ने देखा था मशीन कितने घंटे चल रही थी, 300-350 घंटे एक मशीन चलती थी, 87 मशीन थी अपने पास। तो यानी हमारी मशीन यानी प्लांट कितना यूटिलाइज रहेगा, 80% यूटिलाइज रहेगा, पूरा यूटिलाइज रहेगा, उसके लिए जो बजट बनता है उसको हम प्लांट यूटिलाइजेशन बजट बोलते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन यानी देख रेख के आपके जितने भी खर्चे आएंगे उसका भी ये बजट बन सकता है। अब मैं इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, ये बता के अपन ने अलग अलग बजट देखे, इन सारे बजट को अगर मैं एक बजट में दिखाऊं तो वो मास्टर बजट बन जाएगा। ठीक है, तो बस रिसर्च में मास्टर बजट देख लेना। मास्टर बजट पे पिछली बार क्वेश्चन आ गया था। मास्टर बजट वो है जिसके अंदर एक समरी दी जाती है सारी फंक्शंस की, सारे फंक्शंस को मिक्स कर दिया जाता है, तो बस ये देख लेना। उसके बाद में चैप्टर फर्स्ट आ गया पवित्र जी, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो देखो अपन कर रहे हैं बिजनेस बजट और बजटिंग, यही है आपका चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट आपका थ्योरी वाला चैप्टर है जिसके अंदर हम बजट और बजटिंग का मतलब समझेंगे। पहले आसान लैंग्वेज में समझा देता हूँ। बजट जो आप बनाते हो कॉपी में जो दिखता है उसे बजट बोलते हैं, बजट बनाने की प्रक्रिया को बजटिंग बोलते हैं। समझ आ गया? तो देखो बजट क्या है, बजट एक ऐसी चीज है जिसमें फर्म की पॉलिसीज वगैरह सब कुछ लिखा होता है नंबर के माध्यम से, आप नंबर्स में ही बजट बनाते हो। तो इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं कि इसके अंदर पैसों के अंदर हर चीज़ को फ्यूचर बताते हुए एक प्लान बनाया जाता है जिसे हम बजट बोलते हैं। अब तो समझ आता है बजट संख्या के अंदर आप जो भी फ्यूचर ही, तो देखो बजट हमेशा फ्यूचर को देख के ही बनाया जाता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि जो फ्यूचर के लिए मैंने बजट बनाया, धीरे धीरे मैं एक ऐसी तारीख पे आऊँगा जब उस बजट को मैं साथ साथ जी रहा हूँगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 2025 का बजट बनाया, तो बजट तो मैंने बना लिया फ्यूचर के लिए, लेकिन 2025 में भी तो हम जाएंगे, तो वो बजट हमारा मैच करता है। यानी जब आप जी रहे हो तब आपका एक फ्यूचर वाला बजट मैच करता है। अब बजटिंग क्या होता है? बजटिंग वो प्रोसेस है जिससे आप बजट बनाते हो। ठीक है, तो एक डिफरेंस तैयार कर लेना कि बजट और बजटिंग में क्या फ़र्क होता है, ये आपकी बुक के अंदर दे रखा है। अगला है हम बजटिंग करते ही क्यों हैं? हम बजटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर का अनुमान लगाना होता है, हमें चीज़ों के बीच में समन्वय स्थापित करना होता है, चीज़ों पर कंट्रोल रखना होता है, चीज़ों के बारे में दूसरों को बताना होता है, और ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। मान लो मैंने एक बजट लगाया कि अगर मेरे से 10,000 बच्चे पढ़ने लगे तो मेरा क्या हाल होगा। ऐसी केस में मेरे को मोटिवेशन मिलेगा जब मैं और संख्या देखूंगा, तो ये मोटिवेशन के काम भी आता है बजट। अब मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि अगर तूने 70% ले आया तो तेरे मन मर्जी वाली चीज़ बता दूंगा। आज मैं स्कूल में गया था, उसको बोल दिया कि अगर तू 70% ले आ तो तेरे को डब्बाली ले जाएंगे और वहाँ से तेरे को जीप दिलवा लाएंगे। अब वो बजट बना रहा है, 4.5 लाख की जीप होगी, फ़ोन भी तो दिलवा ही देंगे, बजट बना रहा है ना, मोटिवेशन मिलता है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग, यानी अगर हमें बजटिंग करनी है, यानी हमें ये प्रोसेस करना है, तो हम क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे कि सारी चीज़ों के अंदर हम धोखाधड़ी करने की कोशिश ना करें। चीज़ें एक बार जो उस तरीके से बजट बनाया, अगली बार भी उसी तरीके से बजट बनाओ, वरना आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप बजट के पूरे प्रोसेस को फॉलो करो, बजट एक निश्चित अवधि के लिए बनाओ, ऐसे करके आपकी बजटिंग की पूरी प्रोसेस होती है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें बजट और बजटिंग की, अगर आपसे वो बजट के एडवांटेज पूछे तो भी यही लिख के आना है, बजटिंग के एडवांटेज पूछे तो भी यही लिख के आना है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता होगा। ठीक है, तो अक्सर इसमें मैंने काफ़ी सारे लिख रखे हैं, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, 8 भी बहुत है, 2-3 ही छोड़े वैसे तो सबसे पहले आपको गोल निर्धारित करने में बजट मदद करता है कि हमें कितना टच करना है। आपको कॉर्पोरेशन समन्वय में मदद करता है, आपकी कॉस्ट कम आती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप ढंग से काम करते हो। इस सबको आप एडवांटेजेस बोल सकते हो बजटिंग की। क्या इसकी कोई कमियां भी होती हैं? बिल्कुल कमियां भी होती हैं। सबसे बड़ी तो कमी ये है कि आप ना अनुमान लगाते हो और अनुमान गलत होता है, सबसे बड़ी कमी है। दूसरी बात यह है कि आपके पास ना कई बार ये, जैसे मैं एक ओरिजिनल चीज़ बताता हूँ उसके बाद ये पॉइंट बताता हूँ। एक ना कंपनी है जेड पे, वो उसने क्या किया था, उसने ना 5 साल लंबा बजट बना लिया। अब क्या हुआ, 5 साल के अंदर, टेक्नोलॉजी की कंपनी है पेमेंट बेस्ड, तो उन्होंने अपने ना सारे के सारे गोल अपने बजट के हिसाब से सेट कर लिया। होता क्या है, 3 साल बाद एक नई कंपनी आती है और वो पूरा का पूरा मार्केट हिला देती है पेमेंट का। हुआ क्या था, हुआ ये था कि ज़ेप पे अपना सिर्फ और सिर्फ गोल पे ही फोकस था, उसने देखा ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है। समझ गए? तो जब हम बजट बना लेते हैं ना, कई बार हम ना ढीठ हो जाते हैं,
हम आसपास का कुछ देखते ही नहीं, और ज़ैप्पे की बहुत बुरी हालत हुई। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, बजट जो हमने बनाया वो ज़रूरी नहीं है कि अपने आप हो जाए, उसको करने के अंदर जोर लगता है। आप सब अपना प्लान बनाते हो पढ़ाई का, अपने आप हो जाता है क्या? बड़ी मुश्किल से कभी पूरा होता होगा, तो वही बजट के अंदर हाल होता है। सेम चीज़ है, इंटरनल स्ट्रगल बहुत है। इंटरनल स्ट्रगल बहुत है यानी लोगों से, आपने बजट तो बना लिया कागजों पर, लोगों से काम करवा के दिखाओ उसके हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे करके इसने काफ़ी सारी आपकी कमियां बता रखी हैं। बजट कमिटी क्या होती है? बजट कमिटी वो ग्रुप है जो डायरेक्ट करता है कि बजट बनाना कैसे है। क्योंकि आप एक इमेजिन करो, कंपनी के अंदर हो, कंपनी के अंदर 8-10 बंदे होते हैं जो बताते हैं, दिशा निर्देश देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होगा तो बजट बनाओ। तो वो जो ग्रुप है उसे बजट कमेटी बनाया जाता है, वो दिशा निर्देश देता है और बजट बनाने में मदद करता है। बजट ऑफिसर क्या होता है? बजट ऑफिसर वो आदमी होता है जो बजट को पेश करेगा। बजट मैनुअल क्या होता है? बजट मैनुअल वो कागजी डॉक्यूमेंट है जिसके हिसाब से पढ़ के हमें बजट बनाना होता है। उदाहरण के लिए, मैंने इस साल प्रीति से बजट बनवाया, प्रीति जॉब छोड़ के चली गई, अब मेरे को सुमित्रा से बजट बनवाना है, तो दोनों के बजट में डिफरेंस आएगा। ताकि ये डिफरेंस ना आए तो कंपनी कुछ नियम लिख देती है बजट बनाने के लिए एक कागज पे, उस कागज को बजट मैनुअल बोलते हैं। समझ आ गई? बजट पीरियड वो समय अंतराल है जिसके लिए आपने बजट बनाया, 10 साल, 5 साल, 6 साल, 3 महीने, कुछ भी हो सकता है। अब एक हमें अच्छा बजट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जो हमारे टॉप मैनेजमेंट पे लोग बैठे हैं वो हमारा समर्थन करें। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम कॉस्ट ढंग से लें, हम सभी लोगों को अपने बजट में लेके चलें, हम बार बार कुछ कुछ टाइम बाद अपने बजट को चेक करते रहें। हम ये कोशिश करें कि हमारा बजट रिजिड ना रहे, फ्लेक्सिबल हो। हम ये कोशिश करें कि जिस तरीके से हम आज बजट बना रहे हैं उसी तरीके से हम कल भी बजट बनाएं। बात समझ आई? इसी के साथ आपके 3 चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ने का तो मन है? हैं? हाँ, आदत हो गया। नहीं, मेरे को ये कंप्लीट करके भेजना है। 5 मिनट का मैं या तो ब्रेक दे दूँ। ना खत्म करने को 3 क्लास है। ठीक है। परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजट के अंदर क्या किया जाता है कि परफॉर्मेंस बजटिंग की हमारी शुरुआत हुई थी यूएसए के अंदर हूवर कमीशन के द्वारा। हूवर कमीशन ने 1949 के अंदर परफॉर्मेंस बजट बनाया था। 1949 के बाद भारत के अंदर ये अप्रैल 1954 के अंदर पहली बार आया था परफॉर्मेंस बजट। अब हम अगर परफॉर्मेंस बजट की बात करें तो परफॉर्मेंस बजट वो होता है जब आप अपनी कॉस्ट और रेवेन्यू यानी आपकी लागत और कमाई के हिसाब से अपना बजट बनाते हो। इसके अंदर आप कोशिश करते हो कि आप फिजिकल और फाइनेंशियल इफेक्ट शो कर सको इंडिविजुअल आइटम का। अभी जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, परफॉर्मेंस बजट और ज़्यादा क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है परफॉर्मेंस बजटिंग के, ताकि आपको क्लियर कर पता चल सके कि आपके यार एक चीज़ बोल दूँ बस, भले हम काट देंगे उसको वीडियो में, बजटिंग के इंपॉर्टेंस वगैरह सब पता लग गया ना। कोई भी बजट बोल दे उसी में वही लिख के आ जाना, समझ गए? क्योंकि बजट का सबसे मेन बेस होता है ऑब्जेक्टिव्स बनाना, गोल बनाना, उनको पूरा करना। कोई भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो वही आ रहा है, कंट्रोल करना, ऑडिट करना। इसको मैं आसान लैंग्वेज के अंदर बता देता हूँ परफॉर्मेंस बजट को, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। परफॉर्मेंस बजट ना सामने वाले के काम को देखकर बजट बनाया जाता है। अब एक चीज़ बताओ, स्कूल में 3 टीचर हैं, तीनों का काम सेम होगा क्या? काम करने का तरीका सेम होगा क्या? रिजल्ट सेम होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो सा बजट बनाया जाता है उसे परफॉर्मेंस बजट बोलता है। इसको ना सरकारी दफ्तरों के अंदर अप्लाई करने की कोशिश की गई थी, ताकि जो सरकारी दफ्तर है ना उसके अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है वो हमें पता लग सके। समझ आ गई? अब जैसे रेलवे है, रेलवे के ऊपर हम कंट्रोल कैसे रखेंगे? रेलवे तो अगले साल फिर से बोल देगा 1 लाख करोड़ दे दो हमें, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस को नियंत्रित रखने के लिए ये बजट बनाया गया था। इसीलिए यूएसए की जो हूवर कमेटी थी उसने सरकारी दफ्तरों के अंदर अप्लाई करने के लिए बोला था। बाद में हमने भारत के अंदर अप्लाई किया था और कुछ नहीं हुआ था, भट्टा बैठ गया था, किसी ने भी अप्लाई नहीं होने दिया ढंग से। तो इसके अंदर परफॉर्मेंस बजट और ट्रेडिशनल बजट में क्या फ़र्क होता है ये देख लेना। स्टेजेस होती हैं परफॉर्मेंस बजट में अलग अलग। जैसे सबसे पहले आप गोल निर्धारित करते हो, फिर उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाते हो, उसके बाद रिसोर्सेज देते हो, पैसा देते हो, टाइम देते हो, लोग देते हो। उसके बाद आप अपना बजट प्रिपेयर करते हो, बजट को फॉलो करते हो और उसके बाद में ये चेक करते हो कि आपने उसको ढंग से फॉलो कर पाए या नहीं कर पाए। इसकी इंपॉर्टेंस होती है, ढंग से डिसीजन ले पाते हो, पता लग गया ना क्या लिख के आना है इंपॉर्टेंस में। उसके बाद में लिमिटेशन भी होती है, लिमिटेशन में तुम्हें बता दिया मैंने कि क्या लिख के आना है। ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। जीरो बेस बजटिंग पे आते हैं। जीरो बेस बजटिंग की समरी सुनो। जीरो बेस बजटिंग ये बोलता है कि आपने क्या करना है। आज चलो एक चीज़ बताओ, मान लो
एक टीचर मेरे पास काम करने आया, अगले साल वो बोलेगा इंक्रीमेंट दो, उसके अगले साल फिर से बोलेगा इंक्रीमेंट दो, उसके अगले साल फिर से बोलेगा इंक्रीमेंट दो। जीरो बेस्ड बजटिंग बोलता है हम नहीं मानते इस चीज को। जीरो बेस्ड बजटिंग बोलता है हर बार हम आपको 0 रुपया देंगे और आप प्रूव करो कि हम आपको रुपया क्यों दें। बात समझ आई? वरना ऐसे तो सोच के देखो आपका बजट तो बढ़ता ही जाएगा। तो होता क्या है, आज इतना बजट है ना, अगले साल 0 कर देंगे, प्रूव करो कितना चाहिए। तो एक सारी की सारी कम्युनिटी बैठती है अलग अलग डिपार्टमेंट की, वो बोलते हैं हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए। क्योंकि आप सोच के देखो, सरकार भी अगर जो बजट निकलता है, हर बार बजट का खर्चा पिछले वाले से ज़्यादा ही होता है, कम तो कभी नहीं होगा। जीरो बेस्ड बजटिंग नहीं मानती इसको, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जीरो बेस्ड बजटिंग ये बोलता है कि मैनेजर को हर बार कारण सहित व्याख्या करनी पड़ती है कि उसे कितना बजट चाहिए, उसी के बाद बजट मिलेगा उसे। तो इसके बीच में और ट्रेडिशनल बजट के बीच में डिफरेंस कर लेना। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखोगे, क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए, उसके हिसाब से आप बजट मांगोगे। इसके कुछ एक फ़ायदे भी होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि आपकी लागत यानी कॉस्ट कंट्रोल में रहती है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस भी है। इसकी लिमिटेशन ये है कि लोगों को लगता है कि लोग बेसिकली अच्छा महसूस नहीं करते इसके लिए, और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आज मैंने सुमित्रा के हाथ में 10,000 रुपये दिए, कल मैं 6,000 दूंगा तो ये जॉब छोड़ के भाग जाएगी। समझ आ गई? इसी के साथ आपका वो वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन आ रहे हैं बजटरी कंट्रोल पे। बजटरी कंट्रोल के अंदर क्या किया गया उसको सुन लो। बजट के माध्यम से चीज़ों पर नियंत्रण रखा जाता है, जिसे बजटरी कंट्रोल बोलते हैं। तो बजटरी कंट्रोल के अंदर 2 शब्द हैं, एक बजट और एक कंट्रोल। तो यही बोला गया ऐसा सिस्टम बनाना जिससे हम अपनी वास्तविक परफॉर्मेंस को हमारे बजट से कंपेयर कर सकें, ताकि हम चीज़ों पर नियंत्रण रख सकें और हमें पता लग सके कि गलती कहाँ पे हो रही है, ठीक है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि हमें सबसे पहले बजट बनाना पड़ता है, उसके बाद में हमें काम करना पड़ता है, उस काम को हमें कंपेयर करना पड़ता है अपने बजट से। कोई गलती है तो उसको सही करो, उसको रिवाइज करो। तो आपने बजटिंग और बजटरी कंट्रोल के बीच में डिफरेंस तैयार कर लेना। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो इसका सबसे भयंकर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप प्लानिंग सही से कर सको, और ताकि आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहे। मोटिवेटेड कैसे रहेंगे उसका एग्जांपल देखो। अगर संजना ढंग से काम नहीं कर रही, मैंने इसको बोला संजना तेरे को बोला था कि 10,000 घंटे काम करवाना है, तू नहीं करवा पाई और मैं इसको डांट रहा हूँ, तो इसका मोटिवेशन डाउन होगा। लेकिन अगर मैंने इसकी गलती बताई और इसको समझाया तो इसका मोटिवेशन ऊपर जाएगा। तो बजट से हमें गलती पता लग जाती है ना, तो इसलिए हम उसको सही कर पाते हैं। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस की सबसे बड़ी ये है कि ये ना आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। अगर आप एक ही ठर्रे से काम करते जाओगे तो आपको गलतियाँ नहीं पता लगेंगी। मैं एक्चुअली तुम्हें कहता हूँ, तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। काम करना एक पार्ट होता है। एक चीज़ रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखना, आप बहुत तेज भाग रहे हो, ठीक है, और काफ़ी देर से भाग रहे हो, 5-10 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आपके दिमाग में ना नए नए आइडियाज़ नहीं आते भागते हुए। आपका ध्यान सिर्फ ये होता है कि मैं भाग रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अपने दिमाग में ये नहीं आता कि यार कल अगर मैं ऐसा कर लूँ। क्रिएटिव नहीं होता हमारा दिमाग। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे दिमाग या तो सोच सकता है या काम कर सकता है। तो आपको ना सोचने की आदत डालनी है ताकि गलतियाँ खुद की पकड़ पाओ। अब एक इमेजिन करो सिचुएशन, मुकेश अंबानी को तुम्हें लगता है कि कोई उससे बताएगा कि आप ये गलत कर रहे हो? नहीं बता सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप पे बैठा है। तो जब आप किसी बिजनेस के अंदर टॉप पे बैठते हो ना, तो आपको खुद की गलतियां पकड़नी पड़ती हैं। क्यों? जब आप नीचे हो तो आपके ऊपर कोई और है। जैसे अभी तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे ऊपर मम्मी पापा हैं, हम सारे बैठे हैं, तो हम तुम्हारी गलतियां बता देते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम अपनी फैमिली के टॉप पे बैठे होगे, अपने बिजनेस के टॉप पे बैठे होगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे बैठे होगे, उस टाइम कोई तुम्हें गलतियां नहीं बताएगा। बात समझ आई? तो वही पार्ट ये बोल रहा है कि हम सोचना शुरू करते हैं और गलतियां पकड़नी शुरू करते हैं, तो हमें काफ़ी मदद मिलती है। अब ये देख लेना, लिमिटेशंस वगैरह पढ़ लेना, समझ आ जाएगी। ना समझ आए तो मेरे से डाउट पूछ लेना। गवर्नमेंट बजट चैप्टर करेंगे, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है। सरकार भी अपने बजट बनाती होगी, सीधी सी बात है, उसको गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बजट वो है जब एक सरकारी दफ्तर अपना एक एनुअल स्टेटमेंट यानी एक पूरे साल का चिट्ठा तैयार करता है, जो अपना अभी बजट आया था जैसे कि फरवरी के अंदर, तो उसे हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बजट कुछ टाइम के हिसाब से हमारी सरकार की आमदनी और खर्चों के बारे में बताता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जा सकें, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, हम ताकि लोगों का जीवन स्तर को बढ़ा सकें। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो 2 सबसे मेजर कंपोनेंट होते हैं, यानी 2 इसके अंदर चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है पैसा कहाँ से आएगा, दूसरा होता है
हमारे पास पैसा कैपिटल रिसोर्सेज से कैसे आएगा। दो चीज़ें हैं, एक चीज़ बताओ, मैं पैसा दो तरीके से कमा सकता हूँ, या तो मैं एक्चुअल कोचिंग देके, तो यानी काम करके, इसको बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा हो सकता है किसी से लोन लेके, पैसा तो पैसा होता है, तो उसे बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट। यानी आमदनी करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो नॉर्मल तरीके से काम करके रेवेन्यू रिसिप्ट, या फिर कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जैसे लोन ले लिया किसी से, या फिर जमीन बेच दी, पैसा आ गया, उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। इसको समझ आ जाएगा। इसके अंदर आपके पास लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। एक चीज़ बता दो, ये और क्लियर हो जाएगा। इन दोनों में से आपको क्या लगता है वापस देने का दायित्व किस में पैदा हो रहा है? कैपिटल में। बात क्लियर होगी। तो एक चीज़ याद रखना, रेवेन्यू रिसिप्ट में कभी भी दायित्व वापस देने का क्रिएट नहीं होता, कैपिटल के अंदर वापस देने पड़ते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करूं तो गवर्नमेंट का बजट तीन तरीके का हो सकता है, या तो हम कमा ज़्यादा रहे हैं और खर्चा कम है, या फिर हमारा खर्चा ज़्यादा है और कमा कम रहे हैं, या फिर दोनों बराबर है। तो इसीलिए बैलेंस बजट के अंदर कमाई और खर्चा बराबर होता है। सरप्लस बजट के अंदर कमाई ज़्यादा होती है, खर्चा कम होता है, और डेफिसिट बजट के अंदर कमाई कम होती है, खर्चा ज़्यादा होता है। समझ आ गया? चैप्टर नंबर 15 हो चुका, चैप्टर नंबर 16 पे आ गए। चैप्टर नंबर 16 कह रहा है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इस पे एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये बोलता है कि हमें ना मैनेजमेंट को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हमारी कंपनी में चल क्या रहा है। जैसे मान लो मुकेश अंबानी है, उसके पास किसी भी तरीके से सही, लेकिन गंगानगर के यहाँ पे जियो मार्ट की इन्फॉर्मेशन तो पहुँचती होगी, भले ही एक लाइन के अंदर जाए, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो पहुँचती होगी। तो ये उसी की बात कर रहा है कि हमें आजकल कंप्यूटर वगैरह को यूज़ करके रिपोर्टिंग कैसे करनी है बजट्स के थ्रू, क्योंकि वो बंदा बजट ही देखता होगा, यहाँ के मैनेजर को तो जानता भी नहीं होगा। अब देखो, हमें रिपोर्ट करना है मैनेजमेंट को कि हमारे क्या क्या प्रोसेस हैं, हमारी क्या क्या स्टेटमेंट है, और हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। इस पूरे के पूरे चिट्ठे को जो हम मैनेजर को भेजते हैं, मैनेजमेंट को भेजते हैं, उसे हम रिपोर्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? क्योंकि कंपनी के मालिक के पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी, तो कंपनी का मालिक प्लान ढंग से कर पाता है। दूसरी बात ये हुई, कोई चीज़ गलती हो रही है तो उस पर कंट्रोल ढंग से रख पाता है। तीसरी ये चीज़ ये हुई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब समझो। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये बोलता है कि किसी को ना रोको मत, कोई गलत कर रहा है तो सिर्फ तभी रोको जब वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। समझ आई बात? आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को छोटी छोटी बात में रोकते हैं, और जब वो बच्चे पढ़ाई के लिए किसी और तरीके से बाहर जाते हैं तो उनकी हरकतें देखो। कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा बिगड़ता वही है जिसे सबसे ज़्यादा कंट्रोल में रखा गया हो। तो एक पेरेंट्स ये हो गए, इनको हटा दो। दूसरे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बिल्कुल भी बच्चे पे ध्यान नहीं रखते, उनकी हरकतें तो शहर में ही देख लो, उसको भी साइड में रख दो। जो तीसरे पेरेंट्स होते हैं उनको समझो। होता क्या है, बच्चा छोटी मोटी गलती कर रहा है तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे, उसे टोकते नहीं है, क्योंकि बच्चा खुद गलती कर करके सीखता है। लेकिन मान लो बहुत बड़ी गलती कर देगा, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, उसको समझाओ। लेकिन अगर वो बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ रहा तो उसे डांटो। समझ आई दोनों में डिफरेंस? तो मैनेजमेंट में एक्सेप्शन ये बोलता है आपको सिर्फ ध्यान तभी देना है जब सामने वाला बड़ी गलती कर देगा। समझ आया? अगर मैं उसको संख्या की टर्म्स में बताऊं तो होता क्या है, मान लो मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए था, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 10% कम भी आए या ज्यादा भी आए कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1,10,000 या 90,000 हो, मेरे को दिक्कत नहीं है। तो यानी रेंज क्या बनी, 1,10,000 से लेकर 90,000 तक की रेंज बची, इनके बीच में कुछ भी चल रहा है मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो प्रॉफिट 10,000 आया तब मैं टोकूंगा। समझ आ गई बात? देखो मेथड्स की बात करें, या तो वो लिख के हो सकता है, या फिर आपको दार्शनिक तरीके से ग्राफिकली दिखाया जा सकता है, या फिर बोल के हो सकता है ये बजट। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट एक कम्युनिकेशन का जरिया है जिससे आप इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हो। अच्छी रिपोर्ट के कुछ एक चीज़ें दे रखी हैं कि सिंपल होनी चाहिए, लैंग्वेज आसान होनी चाहिए, कंपेयर कर सको, ये सब दे रखा है। मैनेजमेंट के लेवल की रिपोर्ट होती है, मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप मिडल लोअर, तो उन तीनों लेवल को अलग अलग रिपोर्ट जाती है। इसको पढ़ लेना, रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, ये सब समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंस हो गया। बिजनेस फोरकास्टिंग की बात कर लेते हैं। बिजनेस फोरकास्टिंग ये आखिरी है, ठीक है। बिजनेस फोरकास्टिंग के अंदर क्या होता है, आपने फ्यूचर के बारे में बजट बनाना होता है। इसके अंदर हमने जितने भी मेथड्स यूज़ करे हैं, ग्राफिक मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड, इन सारों को मैंने फॉर्मूले के टर्म्स में लिखवाया हुआ है। इसके अंदर बिजनेस फोरकास्टिंग में कोई मेजर थ्योरी नहीं आएगी, सिर्फ इतनी बात याद रखना कि बिजनेस फोरकास्टिंग बजटिंग में तब यूज़ करी जाती है जब आपको संख्यात्मक टर्म्स में फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाना हो। बात समझ आ गई? इसी के साथ आपकी पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी।
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, बाय बाय।